हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष सर स्वागत करते हैं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग केमिस्ट्री 11th पार्ट 1 में तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्ती गुणधर्म चैप्टर के बारे में वन शॉट का मतलब है कि आपको इसी में पूरी चीज़ें बता दी जाएंगी। ठीक है, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस वीडियो में तत्वों के वर्गीकरण एवं आवर्ती गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम आपको बता दें चैप्टर के बारे में। चैप्टर में लिखा है कि तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्ती गुणधर्म। तो ये चैप्टर इसमें देखा जाए तो दो हैं। तत्वों का जो वर्गीकरण है यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एक अलग है और आवर्ती गुणधर्म एक अलग है। तो आज के वीडियो में केवल चर्चा होगी तत्वों का वर्गीकरण यानी तत्वों को कैसे बांटा गया, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से लोगों ने तत्वों के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया, किस प्रकार दिया, और हम लोग मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे, जैसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी और दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण, जो पाठ का नाम है, तो पहले वर्गीकरण का मतलब क्या है, वो भी तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्वों के वर्गीकरण से मतलब है, देखिए वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, डिवाइड करना। तो वर्गीकरण हम लोग तत्वों का कर रहे हैं, तो आखिर हमें तत्वों के वर्गीकरण की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों तत्वों का वर्गीकरण करना पड़ा हमें? तो उसका कारण है क्योंकि पहले तत्वों की संख्या हमारे पास बहुत कम थी, जिसके बारे में हम लोग आसानी से पर्सनली एक एक तत्वों के बारे में अच्छे तरीके से, संख्या कम होने के कारण हम लोग बेटर अध्ययन कर ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ने लगी, उनके बारे में अध्ययन करना थोड़ा कठिन हो गया, इसलिए तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता हमें पड़ी। और तत्वों के वर्गीकरण से तात्पर्य यह है कि जिन तत्वों के गुण एक समान हैं उन्हें आप एक साथ रख दें। वर्गीकरण का मतलब ही होता है समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखना, यानी जिनके गुण एक जैसे हैं उन्हें आप हमेशा एक साथ रखें। ठीक है, तो जैसा इंट्रोडक्शन में चैप्टर के देखिए लिखा है कि रसायन विज्ञान के उद्गम के समय, यानी जब केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई तो उस समय तत्वों की संख्या क्या थी? कम थी। और जब तत्वों की संख्या कम थी, ठीक है, लेकिन तत्वों की संख्या कम थी तो हमने आसानी से उनके बारे में अध्ययन पर्सनली कर लिया। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, उनके बारे में अलग अलग अध्ययन करना कठिन हो गया हमारे लिए। इसलिए हमें तत्वों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन के लिए हमें तत्वों को बांटना पड़ा। नीचे लिखा है कि वर्गीकरण का तात्पर्य यह है कि तत्व के रासायनिक गुणों में अगर समानता हो तो उन्हें एक ही वर्ग या समूह में रखा जाए, यानी जिन तत्वों की प्रॉपर्टी एक जैसी है उन तत्वों को आप एक साथ रख दें। वर्गीकरण का मेन कंसेप्ट यही है। अब वर्गीकरण के संबंध में कुछ साइंटिस्टों ने अपने मत दिए। तो देखिए यहां पे लिखा है, अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी थी, जिनमें से लगभग 92 तत्व प्रकृति में मुक्त और संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और शेष तत्व जो है वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम विधियों से बनाए गए हैं। यानी वर्तमान में तो 118 तत्व है, लेकिन जबकि ये बात की जा रही है उस समय तत्वों की संख्या कम थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी तत्वों को बांटा कैसे गया। तो तत्वों के बांटने के संबंध में ध्यान दीजिए। तत्वों के बांटने के संबंध में
कुछ वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, जिसमें पहला नंबर आता है डोबेराइनर का। पहला नंबर किसका आता है? डोबेराइनर का। डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो डोबेराइनर ने सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में बताया। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो वैज्ञानिक का नाम था डोबेराइनर। देखिए डोबेराइनर का क्या कहना था? डोबेराइनर का यह कहना था कि अगर हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते हैं, किस क्रम में रखते हैं? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते हैं, तो जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा वह पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के समांतर माध्य के लगभग बराबर होगा। ठीक है। लेकिन कहोगे कि सर इसमें त्रिक नियम, यानी त्रिक का क्या मतलब है? तो ये तीन तत्वों के लिए इन्होंने कहा था कि अगर हम तीन तत्व लें और उन्हें परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज करें, तो जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा वो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के समांतर माध्य के लगभग बराबर होगा। अब जैसे देखिए इनके नियम में क्या कहा इन्होंने। सन 1827 ईस्वी में डोबेराइनर ने एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे डोबेराइनर का त्रिक नियम कहा गया। मैंने बताया भी आपको। इन्होंने किया क्या कि इस नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर, तो वही बात मैंने भी बोला कि आप तत्वों को किस क्रम में रखेंगे? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। तो जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा वह पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के समांतर माध्य के लगभग बराबर होगा। तो आप लोग कहेंगे कि ये बात नहीं समझ में आया कि कैसे बीच वाले तत्व का भार पहले और तीसरे तत्व के समांतर माध्य के भार के बराबर होगा। तो आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। देखिए एज ए एग्जाम्पल आप जरा ध्यान दें। अब जैसे आपको हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे हम लिथियम ले लें। क्या ले लिए भाई? जैसे हम ले लें लिथियम, सोडियम ले लें और पोटेशियम ले लें। तीन तत्वों को हमने लिया। इनका परमाणु भार 7, इनका 23 और इनका 39। लिथियम का परमाणु भार 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो आप देखेंगे परमाणु भार का बढ़ता क्रम है। तो मैंने ये बोला कि जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा, यानी सोडियम का पहले और तीसरे तत्व यानी लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार के समांतर माध्य के लगभग बराबर होगा। तो सोडियम का कितना हो गया? 23, लिथियम 7, पोटेशियम 39/2। तो 23 बराबर 46/2। 23 बराबर कितना आ गया? 23। तो आया नहीं जी लगभग बराबर? आया कि नहीं? तो यानी जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा वह पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के माध्य के लगभग बराबर होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया। जैसे देखिए तत्व में हमने क्या लिया? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लिया। ये इनके परमाणु भार है। लिथियम का 7 है, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39 है। अब हमने क्या किया कि सोडियम का परमाणु भार बराबर लिथियम और पोटेशियम को जोड़ के हमने देखिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो 23 बराबर 23 आया ना? ठीक। तब आप कहेंगे सर दूसरा कोई एग्जाम्पल दीजिए। अब जैसे यहीं पे देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है। इस बार तत्व हमने क्या लिया? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिया। क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो ब्रोमीन का भार होगा वो क्लोरीन और आयोडीन के माध्य के बराबर होगा। तो ब्रोमीन का कितना है जी? 80, क्लोरीन 35.5 और आयोडीन 127/2। तो हमारे समझ से जब आप भाग देंगे, जोड़ेंगे इसको, तो ये आएगा 7 5 12, 162.5 आएगा। अब /2 यानी ले दे के आएगा 2 8 16, 2 1 कम 2 यानी 81.25।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं थोड़ा सा अंतर आ गया भाई। ब्रोमीन का 80 है, लेकिन पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का माध्य जो है 81 है, तो लगभग मैंने बोला बराबर। लेकिन इनमें एक समस्या आ गई, इनके नियम में ये समस्या आ गई कि इनका जो ये नियम था ये केवल कुछ ही तत्वों पे लागू हुआ, सभी तत्वों पे ये रूल लागू नहीं हुआ। तो इनके नियम को महज एक इत्तेफाक मानकर उसको निगलेक्ट कर दिया गया, यानी अवॉइड कर दिया गया। मान लिया गया कि इत्तेफाकन ये इक्वल हो गए, लेकिन जब और तत्वों पे इनका नियम लगाया गया तो वो बराबर नहीं आया, इसीलिए इनके नियम को क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट हमारे आते हैं, फिर वो अपना वर्गीकरण के संबंध में कहते हैं। तो जैसे डोबेराइनर ने तो भाई कहा ही, डोबेराइनर ने बताया ही कि अगर हम 3 तत्व लें और उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज करें तो जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा वो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के माध्य के लगभग क्या होगा, बराबर होगा। अब मैंने आपको एग्जाम्पल से दिखाया भी। ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब देखिए, इसके बाद है हमारा न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या है भाई, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का देखिए अष्टक नियम क्या कहता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम ये कहता है कि अगर हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखें तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति पहले तत्व के समान होगी, यानी पहले तत्व के बराबर होगी। अष्टक का मतलब 8। अगर हम 8 तत्वों को क्रम से रखें तो जो पहले तत्व की प्रॉपर्टी होगी वो 8वें तत्व में पाई जाएगी, यानी प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होंगे, अर्थात 8वें तत्व में गुणों की पुनरावृत्ति होगी। और ये नियम इन्होंने दिया कैसे था, इन्होंने इसके लिए लॉजिक ये बताया, जैसे संगीत के स्वर आप जानते हैं कि जैसे संगीत के स्वर होते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ठीक है। फिर 8वां स्वर हो जाएगा सा। जैसे देखिए इसका पहला स्वर सा है और 8वां स्वर भी क्या होगा, सा होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जैसे संगीत का प्रथम स्वर 8वें स्वर के समान होता है, तो वैसे ही अगर हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखें तो जो पहले तत्व की प्रॉपर्टी होगी वो 8वें तत्व के समान होगी। लेकिन ये फंसे कैसे भाई, इनके नियम को अमान्य कैसे किया गया। इनके नियम को अमान्य तब किया गया जब ये न्यूलैंड अपना अष्टक नियम दिए थे तो उस समय नोबल गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो उस समय नोबल गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो देखिए जो हमारी पहले आवर्त सारणी बनी थी उस आवर्त सारणी में टोटल 8 वर्ग थे। कितने वर्ग थे, टोटल 8 वर्ग थे। वर्ग का मतलब खड़ा कॉलम। ठीक है। लेकिन इनका नियम अमान्य हुआ कैसे, अब जैसे यहीं पे देख लें 1 2, अब यहां पे देख लें लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। ऐसे देखते हैं। देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है। फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। अब देखिए यहां से 8वां गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां कौन है, सोडियम। तो यानी जो लिथियम प्रॉपर्टी रखेगा वही प्रॉपर्टी किसकी होगी, सोडियम की। लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब नोबल गैस की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई, नोबल गैस की। तो जब नोबल गैस की खोज हो गई तो अब 8वां तत्व तो नोबल गैस आने लगे।
और जब नोबल गैस आने लगे तो मेंडलीफ का नियम यहीं पे क्या हो गया, फेल हो गया। अब आप बता सकते हैं कि लिथियम की प्रॉपर्टी नियॉन के बराबर होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि अब आठवां तत्व तो कौन हो गया, नियॉन। तो जब तक नोबल गैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक अष्टक नियम इनका सही था, क्योंकि गुण मिल भी रहे थे। लेकिन जैसे ही नोबल गैस खोजे गए इनके नियम में कमियां आ गई, क्योंकि अब आठवां तत्व तो कौन होने लगा, नोबल गैस। तो जैसा देखो यहां पे लिखा है, सन 1869 ईस्वी में जॉन न्यूलैंड ने उस समय ज्ञात 69 तत्वों को 8-8 के समूहों में वर्गीकृत किया और एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे न्यूलैंड का क्या कहा गया, अष्टक नियम कहा गया। इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए, किस क्रम में रखा जाए, तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक तत्व अपने आठवें तत्व के समान गुणधर्म वाला होगा। तो वही बतिया तो हम आपको बता रहे थे। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे संगीत में आठवां स्वर प्रथम स्वर के समान होता है। तो मैंने बोला ना, जो संगीत का पहला स्वर होता है वो आठवें स्वर के क्या होता है, समान होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये पहला स्वर है और ये आठवां स्वर है। क्लियर है? अच्छा, कुछ तत्व तो हमने लिया, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, यहाँ पे सॉरी बोरान होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन में भी केवल एफ होता है, ये गलत लिखा है, यहाँ पे एफ होगा, ठीक है। तो देखिए लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरान का 11, कार्बन का 12, सबका परमाणु भार देख रहे हैं बढ़ते क्रम में है। तो आप देख लीजिए यहाँ से आठवां तत्व गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, आठवां ये सोडियम आ गया। इसलिए लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी एक जैसी है। लेकिन यहाँ पे नीचे देखिए हाईलाइट करके लिखा गया ना कि अक्रिय गैसों की खोज के बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हो गया, क्योंकि अक्रिय गैसों की खोज के बाद आठवां तत्व अक्रिय गैस निकल गए, इसलिए उनके गुणों में समानता नहीं पाई गई। इसके बाद हम आते हैं लोथर मेयर वक्र। ये कोई खास नहीं है, ये एग्जाम में दे भी नहीं सकता, क्योंकि लोथर मेयर वक्र उन्हीं को समझ में आएगा जिनको ये वक्र बनाने आएगा। फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। लोथर मेयर वक्र जो है, यहाँ पे लिखा है कि लोथर मेयर ने तत्वों के परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य एक ग्राफ बनाया, जैसा कि आपको ग्राफ सामने दिख रहा होगा, और स्पष्ट किया कि समान गुणों वाले तत्व समान स्थिति एवं उतार, यहाँ पे क्या लिखा है भाई, उतार, समान स्थिति एवं उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करते हैं। तो उसके लिए लोथर मेयर ने एक वक्र यानी ग्राफ डायग्राम बनाया। देखिए इधर जो है ये परमाणु भार और इधर जो है ये परमाणु आयतन, यानी परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य इन्होंने क्या, एक ग्राफ बनाया। और इसी ग्राफ में उन्होंने कहा पहला पॉइंट कि जो क्षार धातुएं होते हैं वह वक्र के शीर्ष पर होते हैं। तो आप देखेंगे ग्राफ में क्षार धातु, जैसे देखिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब एकदम दिया है ना कि वक्र के शीर्ष पर होते हैं। तो शीर्ष का मतलब टॉप पे होते हैं। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि जैसे कि क्षार धातुएं लोथर मेयर वक्र में स्थित होते हैं तो हमेशा टॉप पे होते हैं, शीर्ष पर। फिर दूसरा लिखा गया कि जो क्षारीय मृदा धातुएं होते हैं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ये वक्र के अवरोही भाग में स्थित होते हैं। अब कुछ लोग को यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि अवरोही भाग क्या होता है। अवरोही भाग का मतलब उतार और आरोही भाग का मतलब चढ़ाव, इसे उतरना और चढ़ना नहीं होता है। तो अगर आप मैग्नीशियम को देखें, ये मैग्नीशियम दिख रहा है आपको, ये नीचे वक्र के नीचे की ओर, मतलब उतरते हुए भाग में ये स्थित हैं, दिख रहा है कि नहीं। जब हम वक्र से नीचे की ओर आ रहे हैं तो जितने क्षारीय मृदा धातुएं हैं वो अवरोही भाग में हैं। अवरोही भाग का मतलब उतरते हुए, जैसे ग्राफ से हम नीचे की ओर आते रहेंगे तो उस भाग में क्षारीय मृदा धातु है। और क्षार धातु कहाँ है, वक्र के
टॉप पे। फिर कह रहा है हैलोजन आदि वक्र के आरोही भाग में होते हैं, यानी जो हैलोजन है, हैलोजन हमेशा वक्र के आरोही भाग में, आरोही भाग का मतलब जब वक्र ऊपर की तरफ चले, और जब वक्र नीचे की तरफ आए तो उसे अवरोही, और जब वक्र ऊपर की तरफ चले तो उसे आरोही। तो अगर आप हैलोजन को देखें, जैसे ब्रोमीन देख लीजिए, ये चढ़ते हुए भाग में ऊपर की तरफ जाते हुए है, दिख रहा है कि नहीं, जैसे क्लोरीन है, ठीक। तो ये सब जितने हैं, फ्लोरीन देख लीजिए चढ़ते हुए भाग पे है। लास्ट में बोला है कि संक्रमण तत्व जैसे कोबाल्ट, कापर और आयरन आदि वक्र के निचले भाग में स्थित हैं। तो आपको यहाँ दिख सकता है कोबाल्ट, निकेल, जिंक, आयरन, ये सब एकदम बॉटम में, बॉटम का मतलब जो वक्र का एकदम निचला सिरा है। यही है लोथर मेयर वक्र। तो लोथर मेयर वक्र ग्राफ से रिलेटेड है, जो कि परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच खींचा गया है। इस ग्राफ में बस आपको ये बताया गया है कि जो क्षार धातुएं हैं वो वक्र के शीर्ष पे होंगे, जो क्षारीय मृदा धातु हैं वो अवरोही भाग में होंगे, और जो हैलोजन है वो आरोही भाग में होंगे, और जो संक्रमण तत्व हैं वो वक्र के एकदम तल में होंगे। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। इसके बाद मेंडलीफ का आवर्त वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसके बाद मेंडलीफ ने अपना वर्गीकरण दिया। भाई आपने डोबेराइनर का वर्गीकरण देखा, न्यूलैंड का अष्टक नियम देखा, और आपने लोथर मेयर वक्र देखा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि मेंडलीफ का वर्गीकरण क्या है। तो मेंडलीफ का जो वर्गीकरण है, मेंडलीफ ने वर्गीकरण देने से पहले एक मेंडलीफ का आवर्त नियम है, यानी मेंडलीफ ने पहले मूल आवर्त नियम दिया। ठीक है, यहाँ पे जैसा लिखा है मेंडलीफ का आवर्त नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, हाफ ईयरली में आपके आ भी सकता है ये, कि मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम क्या है। मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम क्या है, बस एक लाइन का पूछता है। तो देखिए मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम क्या है। तो मेंडलीफ का पहले वर्गीकरण समझ लीजिए। मेंडलीफ ने क्या किया कि उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे, नियर अबाउट 63, उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे, मेंडलीफ ने क्या किया कि उन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। अब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख के एक सारणी बना, मतलब एक नियम दे दिया, और उसी नियम को कहा गया मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम। उन्होंने इस नियम में क्या कहा कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होंगे वह उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होंगे। तो जैसा देखिए यहाँ पे रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ ने उस समय ज्ञात 63 तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया और एक प्रसिद्ध आवर्त नियम दिया, जिसे मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेंडलीफ का क्या कहा गया, मूल आवर्त नियम कहा गया। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यहां पे हम लिखेंगे तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होंगे। तो आपको एक चीज ये नहीं समझ में आया होगा कि परमाणु भार के आवर्ती फलन का क्या मतलब है। पहले आवर्ती फलन होता क्या है। परमाणु भार तो आप समझते हैं, हर तत्व का अपना एक परमाणु भार होता है। आवर्ती फलन का ये मतलब होता है कि जैसे अगर आप तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते हैं, तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते हैं, तो उनके गुणों में पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति का मतलब उनके गुण रिपीट होंगे। और ये चीज आप न्यूलैंड के अष्टक नियम में देखें, पहले तत्व की प्रॉपर्टी किसके बराबर थी, 8वें तत्व के समान थी। तो तत्वों के गुणों के पुनरावृत्ति होना ही कहलाता है आवर्ती फलन। जैसे यहां पे देखो लिखा है, यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में रखा जाए, किस पंक्ति में रखा जाए, क्षैतिज पंक्तियों में रखा जाए, तो समान गुणों वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद
पुनः आते रहते हैं, अर्थात निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। तो उनके गुणों में पुनरावृत्ति होना ही क्या कहलाता है? आवर्ती फलन। तो ये था मेंडलीफ का वर्गीकरण। तो जब मेंडलीफ ने अपना वर्गीकरण दिया तो वर्गीकरण में मैंने आपको बताया ना, उन्होंने नियम भी दिया, जिसे क्या कहा गया? मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम। अब मेंडलीफ क्या करेंगे कि इसी आवर्त नियम के सहारे वो आवर्त सारणी बनाएंगे, जिसे हम मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पे देखिए लिखा है मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। मूल आवर्त सारणी का मतलब यह है जो आवर्त सारणी सबसे पहले बनाई गई, जो आवर्त सारणी सबसे पहले बनाई गई उसे मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहा गया। ठीक है, देखिए सन 1871 ईस्वी में मेंडलीफ ने अपने मूल आवर्त नियम के अनुसार, मूल आवर्त नियम अभी आपने पीछे पढ़ा, तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होंगे? परमाणु भार के। मूल आवर्त नियम के अनुसार उस समय ज्ञात 63 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में एक सारणी के रूप में व्यवस्थित किया। उन्होंने कुछ किया नहीं, उस समय जितने तत्व ज्ञात थे उन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख दिया। इस सारणी को मेंडलीफ का मूल आवर्त सारणी कहा गया। क्या कहा गया? मेंडलीफ का मूल आवर्त सारणी कहा गया। इस आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां थीं और 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे, तथा तत्वों को क्रमबद्ध करते समय विशेष रूप से ध्यान रखा गया। तो कहने का ही मतलब है कि जो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी थी, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी है। तो मैंने ये बोला कि मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां थीं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं। ठीक है, फिर मैंने ये आपको बताया कि इसमें 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम है। ठीक है, तो जो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाया गया वो पीरियोडिक टेबल यही था, और वो पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार दिखता था। क्षैतिज पंक्तियां आवर्त कहलाती हैं और खड़ा कॉलम क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी के लाभ क्या हैं। जो आवर्त सारणी बनी इसका लाभ क्या है? इस आवर्त सारणी बनाने से क्या प्रॉफिट हुआ, क्या फायदा हुआ? तो पहला लाभ ये हुआ कि मेंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी थी उससे तत्वों के गुणों में अध्ययन में सुविधा मिली। यानी जो तत्व की प्रॉपर्टी थी उनके गुणों के अध्ययन में सहायता मिली, और सही परमाणु भार और सही संयोजकता ज्ञात करने में भी सुविधा प्राप्त हुई। तीसरी बात, नए तत्वों के खोज में सहायता प्राप्त हुई। यानी ये 3 चीजें हमें मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी से सीखने को मिली। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग चलेंगे आगे। मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी के दोष। मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी में दोष क्या क्या थे? तो मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी में पहला दोष ये था परमाणु भार का घटता क्रम। ये सबसे इंटरेस्टिंग दोष था इनका, जिसको हम दोष कह भी सकते हैं और दोष नहीं भी कह सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि कैसा, दोनों बातें आप ही कह रहे हैं। तो देखो, दोष हम इसलिए नहीं कह सकते, यहाँ ध्यान दीजिए 58.9 होगा भाई और 58.7 होगा। ये थोड़ा सा परमाणु भार गलत लिखा था, यहाँ पे बीच में पॉइंट होगा। तो देखिए परमाणु भार का घटता क्रम, तो आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। मेंडलीफ ने मूल आवर्त सारणी में गुणों को मिलाने के लिए अपने आवर्त सारणी में कहीं कहीं तत्वों को परमाणु भार के घटते क्रम में रख दिए। तत्वों को परमाणु भार के किस क्रम में रख दिए? घटते क्रम में। ठीक है, तत्वों को परमाणु भार के घटते क्रम में रख दिए।
ठीक। अब घटते क्रम का मतलब है कि आप तो बोले कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखना है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि तत्वों को परमाणु भार के घटते क्रम में रख दिया। अब ऐसा उन्होंने जब किया तो इन्होंने अपने ही नियम के खिलाफ काम किया, क्योंकि इन्होंने अपने नियम में क्या कहा था कि जो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, और तत्वों को इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि तत्वों को कहीं कहीं परमाणु भार के घटते क्रम में रख दिया। जैसे आप देख सकते हैं कोबाल्ट 58.9 और निकिल 58.7। तो आप इनके आवर्त सारणी में अगर देखेंगे तो आपको हम दिखा दें इनके आवर्त सारणी में, ठीक है। इनके आवर्त सारणी में अगर आप देखेंगे तो पहले कोबाल्ट को रखा गया है, बाद में निकिल को रखा गया है, जबकि नियमतः निकिल पहले होना चाहिए, कोबाल्ट बाद में होना चाहिए। ये इनके सबसे बड़ी कमी थी इनके आवर्त सारणी में, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा दोष देखते हैं। दूसरा दोष क्या था भाई इनके आवर्त सारणी में, ध्यान दीजिए। पहला तो दोष इन्होंने जानबूझ के गलती की, लेकिन आप इसको गलती नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो अगली आवर्त सारणी बनेगी वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनेगी। तो परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है जी? कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 और निकिल का 28। तो अगर देखा जाए तो परमाणु क्रमांक के आधार पे ये तत्व सही रखे गए हैं, लेकिन वो गलत क्यों थे? क्योंकि उनमें उन्होंने तत्वों को किस क्रम में रखा था? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। तो आप कैसे घटते क्रम में रख सकते हैं? अगला, समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग स्थान पर रखना। मेंडलीव के आवर्त सारणी का दूसरा दोष था कि जिन तत्वों के गुण समान थे उन्हें इन्होंने अलग अलग रखा। जैसे कॉपर और मरकरी के गुण समान होने पर भी उन्हें मेंडलीव ने अलग अलग स्थानों पर रखा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट है भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखना। यानी जिन तत्वों के गुण अलग अलग हैं उन तत्वों को उन्होंने क्या किया? एक साथ रख दिया। जैसे बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैडमियम, मरकरी को एक ही वर्ग में रखा गया, जबकि इनके गुणों में बहुत कम समानता है। तो जिन तत्वों के गुणों में समानता नहीं थी उन तत्वों को उन्होंने एक साथ रख दिया। अगला है हाइड्रोजन का स्थान। तो हाइड्रोजन के स्थान के संबंध में अगर हम कहें तो न तो इनके आवर्त सारणी में इसका स्थान फिक्स है, न तो आने वाली आवर्त सारणी में इनका स्थान फिक्स होगा, क्योंकि आपको पता होगा हाइड्रोजन एक आवारा एलिमेंट है, इसका जगह आज तक फिक्स नहीं है आवर्त सारणी में। उसके बस एक ही कारण है, ये एस ब्लॉक के तत्व यानी क्षार धातु के साथ गुणों में समानता दिखाता है और हैलोजनों के साथ गुणों में समानता दिखाता है। इसी कारण इसका स्थान आज तक पीरियोडिक टेबल में निश्चित नहीं हो पाया। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को केवल पहले वर्ग में रखा गया है, यहाँ पे गया है होगा, पहले वर्ग में रखा गया है, परंतु हाइड्रोजन पहले वर्ग और हैलोजन 7वें वर्ग दोनों में समानता दिखाता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग समस्थानिकों का स्थान। जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी उनमें समस्थानिकों के स्थान में भी गड़बड़ी थी। देखिए समस्थानिक का मतलब जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो।
तो जब द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है तो इनको अलग अलग जगह पे रखना चाहिए, क्योंकि आपकी आवर्त सारणी तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बनी है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन्हें एक साथ रख दिया। जैसे लिखा है ना, देखो, समस्थानिकों के परमाणु भार अलग अलग होने पर भी उन्हें एक ही वर्ग में रखा गया, जबकि रखना चाहिए इनको अलग अलग। समभारिकों का स्थान, समभारिकों में द्रव्यमान संख्या समान होती है तो इन्हें एक साथ रखना चाहिए, तो इन्हें अलग अलग इन्होंने रख दिया। ये भी इनका दोष था। अगला है हमारा मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। अब हम जानेंगे कि संशोधित आवर्त सारणी, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी हो गया। हम लोगों ने देखा कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का आधार परमाणु भार था। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के क्रम में रखा गया था। उनके आवर्त सारणी में कमियां क्या थी वो सब आपने देख लिया। इसके बाद मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी बनी। कौन सी आवर्त सारणी बनी? संशोधित आवर्त सारणी। संशोधित आवर्त सारणी बनाई किसने? संशोधित आवर्त सारणी बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था मोजले। क्या नाम था भाई? मोजले। मोजले ने संशोधित आवर्त सारणी बनाई। इसका नाम संशोधित आवर्त सारणी इसलिए रखा गया क्योंकि ये मूल आवर्त सारणी का संशोधन करके बनाया गया था। उसमें कुछ संशोधन किया गया था। किया किसने? मोजले ने। इसे आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। इसे कौन सी आवर्त सारणी कहते हैं? आधुनिक। तो ये एग्जाम में संशोधित आवर्त सारणी के नाम से भी आता है और आधुनिक आवर्त सारणी के भी नाम से आता है। तो चाहे वो आधुनिक आवर्त सारणी कहे चाहे वो संशोधित आवर्त सारणी कहे, बात एक ही है। ठीक है। तो जैसे देखिए, संशोधित आवर्त सारणी में पहले हम जानेंगे कि आधुनिक आवर्त नियम। तो जैसे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम था वैसे ही आधुनिक आवर्त नियम। तो आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने दिया और मूल आवर्त नियम किसने दिया? मेंडलीव ने दिया। मूल आवर्त नियम में तत्वों के जो गुण थे परमाणु भार के आवर्ती फलन थे, तो आधुनिक आवर्त नियम में तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होंगे? परमाणु क्रमांक के। तो हुआ क्या इसमें, देखिए, यह नियम मोजले नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया और इनके अनुसार तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक है ये कहा गया, न कि परमाणु भार है। ठीक है। और इन्होंने एक नियम दिया। इनके नियम में इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक, बस यही चेंज है। यहाँ पे देख रहे हैं, केवल परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब मूल आवर्त सारणी में क्या था? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मोजले ने सभी तत्वों को आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, आधुनिक आवर्त नियम का मतलब परमाणु क्रमांक के अनुसार, तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रखा और एक सारणी बनाई जिसे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहा गया। जिसे मेंडलीव की क्या कहा गया? संशोधित आवर्त सारणी। फिर आगे चलते हैं हम लोग। मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी के गुण, इनके आवर्त सारणी के गुण क्या थे? तो पहला गुण इनके आवर्त सारणी में यही था कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। किस क्रम में रखा गया है? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। दूसरा पॉइंट है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त थे। कितने आवर्त थे? 7 आवर्त थे। 7 आवर्त मतलब 36 कॉलम उनके आवर्त सारणी में 7 थे। ठीक है। अब कैसे 7 थे जरा ध्यान दीजिए। देखिए, 7 आवर्त का मतलब जैसे आपने देखा कि मेंडलीव में ऐसे 1 2 3 4 5 6 से लेके 12 तक था ना, ऐसे 1 से लेके पूरा 12 तक। लेकिन जो संशोधित आवर्त सारणी थी, संशोधित आवर्त सारणी में 1 से लेके 7 यानी 7 आवर्त थे। ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है? इन 7 आवर्तों में तत्वों की संख्या 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 28। यानी पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, 8, तीसरे में 18, 18, फिर 32 और 28। ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, जैसे देखिए,
दो, 8, 8, 18, 18, 32 और 28। इसका मतलब पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8, 8, चौथे और पांचवें आवर्त में 18, 18, छठे आवर्त में 32 और सातवें आवर्त में 28। कहने का ये मतलब वो जो 7 आवर्त थे कि किस आवर्त में कितने तत्व होंगे, तो उनकी आवर्त सारणी में पहले में 2, दूसरे तीसरे में 8, चौथे पांचवें में 18, 18, छठे और सातवें में 32 और 28। ठीक है। जो पहला आवर्त था उसे अति लघु आवर्त कहा गया, जो दूसरा और तीसरा आवर्त था उसे लघु आवर्त कहा गया, चौथे और पांचवें को दीर्घ आवर्त कहा गया, छठे और सातवें को अति दीर्घ आवर्त कहा गया। ठीक है। और ये भी है कि सातवां आवर्त अभी क्या है, अपूर्ण है। सातवां आवर्त क्या है, अभी अपूर्ण। फिर आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 9 थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 8 थी। तो उस समय नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी, लेकिन जब नोबल गैसों की खोज हुई तो मोजले को एक वर्ग एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ा, और जिसे शून्य वर्ग कहा गया, और जिसमें किसको रखा गया, नोबल गैसों को। वर्ग 1 से 7 तक के तत्वों को 2-2 उपवर्गों में बांटा गया। 2-2 उपवर्गों का मतलब जैसे मान लीजिए पहला वर्ग है तो ए और बी, दूसरा वर्ग है ए और बी, यानी हर वर्ग को 2-2 उपवर्गों में इन्होंने बांटा। फिर आगे कह रहा है कि 8वें वर्ग को 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग का मतलब 8वें वर्ग को 3 कॉलम में रखा गया, यानी 3 कॉलम में तत्वों को रखा गया। इसी क्रम में हम आते हैं कि मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी के गुण में कि 9वें वर्ग अर्थात शून्य वर्ग को एक ही भाग में विभाजित किया गया। जो 9वां वर्ग था वो नोबल गैसों का था, जिसे एक ही वर्ग में रखा गया। तीसरे वर्ग व छठे और सातवें आवर्त से 14-14 तत्वों को उठाकर आवर्त सारणी से बाहर रखा गया, जिसे लेंथेनाइड या एक्टिनाइड श्रेणी कहा गया। जरा इस मैटर को हम लोग जरा समझ लें। ये जो बातें हमने कहा, जरा इसे हम लोग समझ लेते हैं कि हमने कहा क्या भैया आपको। ये बातें बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं। जैसे देखिए, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8 और 9। ठीक है। ऐसे 9 वर्ग थे, 9 खड़े कॉलम। ठीक है। अब देखिए, मैंने ये बोला कि तीसरे वर्ग के छठे और सातवें आवर्त से, तो देखो तीसरा वर्ग, तो तीसरा वर्ग ये है, छठा ये और सातवां ये। तो आप अगर बुक में संशोधित आवर्त सारणी देखेंगे तो ध्यान दीजिए, ये जो तीसरा वर्ग है, छठा और सातवां जो आवर्त है, यहाँ पे लेंथेनियम है 57 और यहाँ पे एक्टिनियम है 89। तो आप देखेंगे कि लेंथेनियम के बाद के 14 तत्व, यानी 57 के बाद के 14 तत्व को यहाँ रखा गया, और एक्टिनियम 89 के आगे के 14 तत्वों को यहाँ नीचे रखा गया। एक को कहा गया लेंथेनाइड, एक को क्या कहा गया, लेंथेनाइड, और एक को कहा गया एक्टिनाइड। यानी ऊपर जो है वो लेंथेनाइड है, नीचे जो है एक्टिनाइड है। तो यहाँ पे देखोगे 57 के बाद 58 से लेके 71 तक के तत्व को यहाँ रखा गया, फिर 72वां तत्व यहाँ था।
तो ये आज भी दोष है पीरियोडिक टेबल में कि क्यों लेंथेनियम के आगे के तत्वों को, वो भी 14 तत्वों को उठा के आप आवर्त सारणी से बाहर क्यों रखे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को हम प्रारूपिक तत्व कहते हैं। कौन सा तत्व कहते हैं भाई? प्रारूपिक तत्व। प्रारूपिक तत्व का मतलब ये होता है कि जो दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों में गुणों में समानता दिखाए। तो जैसे यहाँ पे देखो, दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व को प्रारूपिक या निरूपक तत्व कहते हैं, क्योंकि ये अपने वर्ग के गुणों को स्पष्ट प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व हैं वो अपने वर्ग के तत्वों में गुणों में समानता दिखाते हैं, इसलिए इन्हें प्रारूपिक या निरूपक तत्व कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है विकर्ण संबंध, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकर्ण संबंध जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी शॉर्टली एग्जाम में आ जाता है कि विकर्ण संबंध क्या है, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी में आवर्त 2 और आवर्त 3 के तत्व अपने वर्ग के तत्वों में गुणों में समानता दिखाने के कारण 7 अपने तिरछे स्थित तत्वों के गुणों में समानता दिखाते हैं। तो जैसे देखिए, ये आवर्त 2 के तत्व हैं, ये आवर्त 3 के तत्व हैं, दिख रहा है कि नहीं? आवर्त 2 और आवर्त 3। तो आवर्त 2 और आवर्त 3 में देखिए लिथियम तीसरे आवर्त, देख रहे हैं कि नहीं? विकर्ण, ऐसे एरो तिरछा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका ये मतलब है कि दूसरे आवर्त का तत्व तीसरे आवर्त के मैग्नीशियम के साथ गुणों में समानता दिखाता है। वैसे ही बेरिलियम किसके साथ? एल्युमिनियम के। इसी को हम कहते हैं विकर्ण संबंध। आगे है सेतु तत्व, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेतु तत्व क्या होते हैं? तो देखिए, मेंडलीव की जो संशोधित आवर्त सारणी है उसमें हम आवर्त 3 के तत्वों को सेतु तत्व कहते हैं। किस आवर्त के तत्वों को? 3 के तत्वों को। अच्छा, आखिर उनको सेतु तत्व हम क्यों कहते हैं? तो उसका कारण है, देखिए। अब जैसे हमने पहला वर्ग ले लिया, कौन सा वर्ग लिया भाई? पहला वर्ग हमने लिया। पहला वर्ग हमने लिया, पहले वर्ग में देखिए यहाँ पे सोडियम है इधर और इधर, इधर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, इधर कॉपर, सिल्वर और Hg, सॉरी Au। तो देखिए, अब ये जो सोडियम है ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। सेतु का मतलब ब्रिज, यानी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे जो ये है सोडियम है, ये ब्रिज एलिमेंट है। सोडियम क्या है? ब्रिज एलिमेंट है। इसका ये मतलब है सोडियम इस वर्ग और इस वर्ग दोनों के उपवर्ग, उपवर्ग जैसे देखो ये A है और ये क्या है? B। यानी सोडियम उपवर्ग A और उपवर्ग B के गुणों में समानता रखता है। यानी जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वही इन दोनों उपवर्गों की प्रॉपर्टी होगी, इसीलिए इनको सेतु तत्व कहा जाता है। और वैसे यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम। कौन है यहाँ पे? मैग्नीशियम। तो ये है हमारे ब्रिज एलिमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के दोषों का निवारण। जब संशोधित आवर्त सारणी बनी तो जो मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी थे उनके दोषों का निवारण हो गया, अपने आप कुछ दोष दूर हो गए। जैसे पहला, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों का कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा जाना। जो वहां पे दोष था अब यहाँ पे वो अपने आप दूर हो गया। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में क्या किया था? जिसका परमाणु भार ज्यादा था उसको पहले रख दिया था, जिसका कम था उसको बाद में रख दिए थे। तो लेकिन नियम तो वो सही रखे थे, क्योंकि जो अगली आवर्त सारणी बनी वो परमाणु क्रमांक के आधार पे बनी, तो परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग उन्होंने सही रखा था। जैसे देख लो, परमाणु क्रमांक 27 और परमाणु क्रमांक 28, तो परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग तो ये सही था, लेकिन परमाणु भार के अकॉर्डिंग क्या था? गलत था। समस्थानिकों का स्थान, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो जब परमाणु क्रमांक समान होते तो इनको एक जगह रखा जाए, लेकिन वहां पे उन्होंने क्या किया था? परमाणु भार के आधार पे बनाया था, तो परमाणु भार के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग रखना चाहिए था, लेकिन मेंडलीव ने एक जगह रखा था जो कि सही रखा था। अगला, संभारिकों का स्थान। मेंडलीव की आवर्त सारणी में संभारिकों का स्थान का मतलब, संभारिक का मतलब समान परमाणु भार, तो उनको एक जगह रखा जाना चाहिए था, लेकिन मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में अलग अलग रखा था।
जो वहां पे दोष था। लेकिन चूंकि समभारिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं तो परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग उनको एक जगह रखना सही था। अक्रिय गैसों का स्थान, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए एक नया वर्ग बना जिसे शून्य वर्ग कहा गया, वो 9वां वर्ग बना हमारा। ये भी दोष अपने आप दूर हुआ। इसके बाद है हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन का स्थान वो आज भी निश्चित नहीं है, रीजन आप जानते ही हैं। असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखना, तो असमान, देखिए ये मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी के दोष हैं। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, असमान गुणों वाले तत्वों को उन्होंने एक साथ रखा, जिसमें देखिए ए और बी उपवर्ग में तत्वों में गुणों में समानता नहीं होती, फिर भी उन्हें एक साथ रखा गया। समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रखना, यानी मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में जिनके गुण समान थे उनको अलग अलग रखा गया। यहाँ पे रीजन आपको बताया गया है, कॉपर, मरकरी, प्लेटिनम गुणों में समानता दिखाते हैं परंतु इन्हें फिर भी अलग अलग रखा गया। अगला है धातुओं एवं अधातुओं की स्थिति। जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी उनमें आप देखेंगे न मूल आवर्त सारणी में न संशोधित आवर्त सारणी में किसी में धातु और अधातु को सही से बांटा नहीं गया है, वो सब मिक्स है एकदम, कहीं यहाँ धातु है कहीं वहाँ अधातु है, उनको अलग नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है ना, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं को अलग अलग नहीं रखा गया है, मिक्स करके रखा गया है। दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान, वही बात मैंने बताया, लेंथेनियम 57, एक्टिनियम 89 के आगे के 14 तत्वों को आप आवर्त सारणी से बाहर क्यों रखे हैं, जिन्हें हम लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। 8वें वर्ग को 3 भागों में रखना। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में 8वें वर्ग को 3 भाग में बांटा गया, इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं है। अगला, अब अगली आवर्त सारणी हमारी है तीसरी, जो कि वर्तमान में ये आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं। जो हम लोग के पास नहीं होता आवर्त सारणी, वो यही वाली आवर्त सारणी होती है, दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी, जो आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं जो मार्केट में मिलती है। ठीक है, इस आवर्त सारणी को बनाने वाले वैज्ञानिक रैंग, बर्नर और बरी थे। इस आवर्त सारणी को हम बोर की भी आवर्त सारणी कहते हैं, क्योंकि ये बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई थी। यहाँ पे लिखा है ना, वैज्ञानिकों ने बोर द्वारा बताए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक आवर्त सारणी की रचना की, जिसे दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी कहा गया। दीर्घाकार आवर्त सारणी की रचना क्या है, संरचना क्या है, तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए ये जो हमारा आवर्त सारणी है ये दीर्घाकार आवर्त सारणी है, यही आवर्त सारणी है जो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इस आवर्त सारणी को 7 वर्गों में बांटा गया, 7 आवर्तों में बांटा गया। किसमें बांटा गया? 7 आवर्तों में। ठीक है, और 18 वर्गों में, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 लेके 18 तक बांटा गया। ठीक है, इस आवर्त सारणी में जो आवर्त हैं उनका पहला तत्व क्षार धातु है और लास्ट तत्व अक्रिय गैसें हैं। जैसे देखिए ये जो पहले तत्व आपको दिख रहे हैं ना, ये सब क्षार धातु हैं। कौन से धातु हैं? ये सब क्षार धातु हैं। और आपको जो ये लास्ट वाला दिख रहा है ये हमारे नोबल गैस हैं। कौन है भाई? ये नोबल गैस। यानी इस आवर्त सारणी में स्टार्टिंग का तत्व क्षार धातु और लास्ट का तत्व कौन है? नोबल गैसें हैं। ठीक है, इस आवर्त सारणी में पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, तो देख लीजिए एक यहाँ है एक यहाँ है। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने हैं? 8-8। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ रहे हैं? चौथे और पांचवें में 18-18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। छठे और सातवें 32-32, तो गिन लीजिए 1 2 3, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। क्यों?
क्योंकि यहाँ से देखिए 55, 56, 57, फिर यहाँ 58 से लेके यहाँ 71 तक, फिर यहाँ देखेंगे 72, फिर यहाँ से गिनेंगे ऐसे, ये गिनने का क्रम है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, ध्यान दीजिए। देखिए, तो वही मैंने बताया कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 18। इस आवर्त सारणी का पहला तत्व क्षार धातु और अंतिम तत्व अक्रिय है, जैसा मैंने आपको दिखाया। सभी आवर्तों में तत्वों की संख्या 2, 8, 8, 18, 18, 32 होती है। आगे जैसे ये जो आप देख रहे हैं ना, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इन संख्याओं को मैजिक नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर का मतलब समझते हो? वो गाड़ी वाला मैजिक नहीं, जादुई नंबर है ये मत समझ लेना कि मैजिक नंबर है ये। इसको मैजिक नंबर इसलिए बोला जाता है, देखो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इन्हें क्रमशः किसी तत्व के परमाणु क्रमांक में जोड़ने पर उस तत्व के नीचे वाले तत्व का परमाणु क्रमांक पता चल जाता है। जैसे देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, बस क्रम से इनको जोड़ते जाओ। 1 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 3। 3 इसके नीचे लिथियम का होता है परमाणु क्रमांक। अब 3 में 8 जोड़ो, कितना आया? 11। 11 किसका होता है? जो लिथियम के नीचे सोडियम है। समझ रहे हो कि नहीं? अब 11 में फिर क्या जोड़ो? फिर 8 जोड़ो, क्रम से जोड़ते जाओ। 19। 19 सोडियम के नीचे किसका होता है? पोटेशियम का। तो इनको अगर किसी तत्व के परमाणु क्रमांक में क्रम से जोड़ते चले जाएंगे तो उसके नीचे वाले तत्व का परमाणु क्रमांक आपको पता चला जाएगा। इसीलिए इसको मैजिक नंबर बोलते हैं। आगे, दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्गों को बाएं से दाएं ऐसे रखा गया है, रोमन में बांट के रखा गया है, लेकिन परंतु आईपीएससी ने इन वर्गों के नाम बदल के निम्नलिखित कर दिया, यानी 1 से लेके 18। ये जो 18वां है इसको हम शून्य वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य वर्ग। ठीक है, एक वर्ग के सभी तत्वों के गुण समान होते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। ठीक है, आप किसी भी वर्ग में 1 से लेकर 18 तक के तत्व देख लीजिए, आप किसी भी वर्ग को उठा लीजिए, किसी भी वर्ग को, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा। दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया। 4 ब्लॉक का मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक, आगे चलते हैं भाई। इसके बाद है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष क्या हैं। तो दीर्घाकार का मतलब जो प्रेजेंट में हमारी आवर्त सारणी है, इसके आज भी 2 दोष हैं। पहला, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। दूसरा, वही लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर क्यों रखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, हाइड्रोजन की स्थिति, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी की स्थिति, जैसा कि यहाँ पे सारी बातें आपको बताई गई हैं। आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है हमारी, ये कभी कभी पेपर में आ जाता है भाई, कि आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति ज्ञात करना। कि अगर आवर्त सारणी दी गई हो और आपको बताना हो, बिना पीरियोडिक टेबल देखे बताना हो कि इस तत्व की स्थिति का मतलब वो कौने आवर्त में है और किस वर्ग में है। तो जैसे पहला नियम है आवर्त के लिए, किसी तत्व का आवर्त उसकी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या आप क्वांटम नंबर में पढ़े होंगे, परमाणु संरचना में पढ़ाया जाता है कि मुख्य क्वांटम संख्या जो तत्वों की कक्षा को बताती है। वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? वर्ग के लिए नियम है, यदि किसी तत्व का संयोजी कोष पूर्ण रूप से भरा होता है तो वो शून्य वर्ग का होता है। ठीक है, दूसरा, यदि किसी तत्व का अंतिम यस उपकोष अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में प्रवेश करता है तो यस उपकोष में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वही उसकी वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, आगे ये नियम है, यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है तो यस और पी के इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ लेंगे, वही उसकी वर्ग संख्या कहलाती है। और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करेगा
तो हम यस और डी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेंगे, वही उसकी वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप जोड़े और जोड़ने के बाद 8 आए, 9 आए, 10 आए, अगर आप जोड़ेंगे 8 आए, 9 आए, 10 आए तो भी उसको हम 8वां वर्ग ही लिखेंगे। अगर जोड़ने पे 11 और 12 आए तो इकाई की संख्या, इकाई समझते हो, 11 में 1, 12 में 2, तो इकाई की संख्या उसकी वर्ग संख्या कहलाती है। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन यस और पी उपकोष में प्रवेश करता है तो वर्ग के आगे ए लिखते हैं, और डी में प्रवेश करता है तो वर्ग के आगे क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। ठीक है, अब इस पर कुछ प्रश्न देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। अब जैसे यही क्वेश्चन देखिए आपको दिया है, परमाणु क्रमांक आपको 11 दे दिया और आपसे ये पूछना चाहता है कौने आवर्त का तत्व है और किस वर्ग का तत्व है। तो देखिए जितना परमाणु क्रमांक दिया रहेगा पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, यस में। और नीचे वाले नंबर में जैसे देखिए पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, है ना, तो नीचे वाले नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही आवर्त होता है, तो यानी 3 सबसे बड़ा नंबर है तो इसका आवर्त 3 होगा। वर्ग निकालना है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यस में गया है तो यस में कै ठे इलेक्ट्रॉन है, 1, तो हम रोमन में 1 लिखेंगे, और चूंकि यस में गया है तो इसके आगे क्या लिख देंगे, ए। ठीक है, अब ऐसे देखिए परमाणु क्रमांक 15 है, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो नीचे वाले नंबर में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3, तो इसका आवर्त क्या होगा, 3। अच्छा पी में गया है तो यस और पी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेंगे, तो यस में 2, पी में 3, 5 हो जाएगा, तो इसका वर्ग 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे चलेंगे, ध्यान दीजिए। परमाणु क्रमांक 100 से अधिक तत्वों का आईपीएससी नामकरण, परमाणु क्रमांक 100 से अधिक तत्वों का आईपीएससी नामकरण। तो ये बहुत आसान चीजें हैं, आप इसको बुक में भी देख के आप आसानी से समझ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ नियम है। तो ये था हमारा तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित जितनी भी चीजें थी हमने सारी चीजों पे डिस्कस किया। इसमें हमने डिस्कस क्या किया, वर्गीकरण कैसे किया गया, किन किन वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया, मेंडलीव के तीनों आवर्त सारणी के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसका दूसरा पार्ट्स रह गया है। दूसरे पार्ट्स में जैसे परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता, ये 4 हेडिंगें रह गई थी। इन चारों हेडिंगों पे अगर हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ।